हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ एडिमा डिटेल मैकेनिज्म। लास्ट के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ एडिमा फॉर्मेशन और पूरा एडिमा का प्रोसेस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, उसको ज़रूर से देख लिए। तो आज हम बात करेंगे उसके कॉजेज को डिटेल में। सबसे पहला कॉजेज है हमारा इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी पुशिंग टेंडेंसी, वेसल से बाहर निकालने वाली टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तभी तो एडिमा कॉज होगा, तभी तो बाहर की तरफ फ्लूइड आएगा। तो रॉबिन्स लिखती है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरली उन डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है जिनके अंदर इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न होता है। नाउ व्हाट इज इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न? तो हम देख लेते हैं इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न से पहले वीनस रिटर्न क्या होता है वो जान लें। वीनस रिटर्न वो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो पूरी बॉडी से, हेड एंड नेक से होता हुआ हमारे पूरे लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, पूरा थोरैक्स, हमारा पूरा एब्डोमेन, पूरा लोअर लिम्ब, सारा का सारा ब्लड जो ड्रेन होकर वया सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में आता है, इसी को ही हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, आप पढ़ लिएगा। तो वही बात यहाँ पर गिवन है कि अगर वीनस रिटर्न आपका इम्पेयर्ड हो जाता है तब आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है या फिर सिस्टमिक भी हो सकता है। अगर हम लोकलाइज्ड की बात करें तो डीप वीन थ्रोम्बोसिस जो लोअर एक्सट्रीमिटी में होता है वो आपका लोकलाइज्ड और कन्फाइंड एडिमा होता है। डीवीटी मतलब होता है डीप वीन थ्रोम्बोसिस, यानी डीपली वीन जो मौजूद है उनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके से थ्रोम्बोसिस हो जाना। अब ये थ्रोम्बोसिस कैसे भी हो सकती है, इसके कुछ भी कॉज हो सकते हैं, या तो जमने की क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाए, या कोई इंजरी ट्रॉमा हो जाए, या फिर कोई और तरीके का कॉज जिसको हम विर्चुअल ट्रायड बोलते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इतना समझ लिए किसी भी तरीके से कोई भी कॉज रहा हो, डीप वीन्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जैसे ये दोनों ऑब्स्ट्रक्शन मैंने दिखाई हैं। तो आप मुझे बताइए, लोअर एक्सट्रीमिटी है, हमारा लेग है, पैर ब्लड लेके कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ ही तो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो यहाँ पर ये जो ब्लड है, ये ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेगा। जब ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो यहाँ पर वीनस प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है, क्योंकि इसको इंफीरियर वीना कावा से एट्रियम में जाना है, राइट एट्रियम में, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब होगा क्या कि यहाँ वीनस प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने लगेगा। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा और एडिमा कॉज हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर गिवन है कि सपोज कीजिए डीवीटी हो गई, क्लॉट फॉर्म इन डीप वीन्स में, राइट। तो वीन ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड कैन नॉट फ्लो अपवर्ड, जाहिर सी बात है ऊपर नहीं जा पाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा लोअर पार्ट में, और इसी तरीके से वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा और कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा और एडिमा कॉज करेगा, राइट। उसके बाद दूसरा कॉज है हमारा सिस्टेमिक कॉज, जिसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर से वाइड स्प्रेड एडिमा होता है, फैला हुआ एडिमा। पहले तो ये समझ लो कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। तो देखो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है ना, जो पंप करके ब्लड फेंक रहा है, वो इनफ ब्लड नहीं है कि वो पूरी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। यानी पंप तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि दिल रुक गया, ऐसा नहीं है कार्डियक अरेस्ट हो गया, नहीं भाई, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, बट वो इतनी तेज़ी से या इतनी अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा कि बॉडी की नीड फुलफिल हो जाए, तो उसी को ही हम कंजस्टेड हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, पहले ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब ब्लड आ तो रहा है, हार्ट बहुत वीकली काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, यानी ब्लड इतना नहीं आ पा रहा, कार्डियक आउटपुट घट गया है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट घट जाएगा तो सारी बॉडी के ऑर्गन्स के पास भी ब्लड कम जाएगा, यानी किडनी के पास भी ब्लड कम जाएगा, किडनी में रीनल परफ्यूजन भी कम होगी, जिसकी वजह से राज मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाएगा। और राज मैकेनिज्म, आई होप कि मैं मान के चलूँगी कि आप राज मैकेनिज्म जानते हो, वो सोडियम वाटर का रिटेंशन करा देगा। जैसे ही सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। देखो, बॉडी को तो ऐसा लगा कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाने की वजह से बॉडी को लगा कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है। हकीकत में मेन डेविल रीजन तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर था, जबकि बॉडी को लगा कि ऑलरेडी इंट्रावास्कुलर सिस्टम में हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, इसलिए उसने सोडियम वाटर रिटेंशन कराया और ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा दी, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़, जब भाई ब्लड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ब्लड
का अमाउंट बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और उसकी वजह से फ्लूइड प्लस इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था वही होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और पुशिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी और इस तरीके से ब्लड जो आपका फ्लूइड होगा ब्लड में से वो निकल कर यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेस में जमा होने लगेगा। अब हम दूसरा कॉज रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो कौन लगा रहा था? प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे वही तो लगा रहे थे, जिसमें कि मैक्सिमम जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो एल्ब्यूमिन्स के थ्रू लगा रहे थे। ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑनकोटिक प्रेशर को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। अगर ये एल्ब्यूमिन किसी तरीके से कम हो जाएं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी जो पुलिंग टेंडेंसी थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, ये देखो यहाँ पर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये एक तो अपनी तरफ खींच रहा था बेचारा, इसको भी आपने कम कर दिया तो वैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से यहाँ से बाहर आ रहा था, ये जो बेचारी पुलिंग टेंडेंसी अंदर खींच रही थी आपने उसे भी हटा दिया तो और वर्स कर दिया आपने, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर गिवन है। अगर आपका एल्ब्यूमिन कम हो जाए यानी हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाए, विच मीन्स एल्ब्यूमिन की कमी, प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपका पुलिंग टेंडेंसी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। अब ये एल्ब्यूमिन कम कैसे होगा? या तो भाई सिंथेसिस ही कम हो, जहाँ पे वो बन रहा है, लिवर सिरोसिस हो रखी है यानी आपके लिवर में ही प्रॉब्लम है तो सिंथेसिस कम हो रही है तब एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। या फिर बन तो वो सही रहा है, सपोज करो लॉस ज़्यादा हो रहा है, बॉडी से निकल ज़्यादा रहा है यानी बॉडी में रिटेन ही नहीं रह पा रहा तो ऑनकोटिक प्रेशर के खाक लगाएगा, यानी वो निकल ज़्यादा रहा है, इसका मतलब ये कि एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, यानी एबनॉर्मली परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये क्या है इसको बहुत शॉर्टली समझ लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता ये है कि ये जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे, एक हमने एंडोथेलियल वाला पार्ट पढ़ा था, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था और तीसरा हमने पढ़ा था पोडोसाइट सेल, जो कि इस बोमेंस कैप्सूल के यहाँ पर पोडोसाइट सेल होते हैं जिसमें फेनेस्ट्रेशन होते हैं और अंदर की तरफ आपका फिल्ट्रेट बनता है। तो ये जो पूरी ये तीनों मिला के ये जो आपकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, ये मान लो ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है आपकी, तो ये नेगेटिवली चार्ज होती है। ये चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। जब ये नेगेटिव चार्ज होगी और अंदर जो यहाँ पर आपकी ये जो आपका ग्लोमेरुलस बना हुआ है इसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो मुझे बताओ नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? और यही रीज़न है कि हमारा यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बन के निकलता है नेफ्रॉन में उसके अंदर किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं होता है, राइट। बट सपोज करो ये नेगेटिविटी कम हो जाए तो ये अब अट्रैक्ट करके इसके अंदर निकल जाएगा, यानी हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होंगे वो निकल जाएंगे, यही बात इसमें कह रखी है। तो अब होगा क्या कि लेड टू प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से फ्लूइड लीकेज होगी, राइट। अब इसके कंपनसेशन में होगा क्या कि भाई प्लाज्मा प्रोटीन कम हुए थे जिसकी वजह से आपकी कार्डियक आउटपुट कम हो गई। अब कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो गई? क्योंकि इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम हो गई, राइट। प्लाज्मा प्रोटीन कम होने की वजह से इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम हो गई, उसकी वजह से आप कार्डियक आउटपुट कम है तो सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड भी कम जाएगा जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन भी कम हो जाएगा और आपका रास ट्रिगर हो जाएगा, उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन आपका काम करने लगेगा और सोडियम वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ आती है। अब सोडियम वाटर रिटेंशन होते ही ब्लड की वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ते ही मोर फ्लूइड पुश आउट, यानी और भी ज़्यादा वर्सन कर दिया एडिमा का। एक तो वैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन कम थे, बॉडी ने कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाया, उसने सोडियम वाटर रिटेंशन करा के और मज़ीद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा दिया, मज़ीद और बेकार ख़राब कर दिया एडिमा को। यही चीज़ रॉबिन्स में लिखी हुई है कि प्राइमरी डिफेक्ट तो लो प्लाज्मा प्रोटीन था जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो रिटेन फ्लूइड वर्सन एडिमा। लेकिन जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ने जो फ्लूइड को रिटेन किया उसने और भी ज़्यादा एडिमा को वर्सन कर दिया, जबकि जो प्राइमरी डिफेक्ट था उसको बिल्कुल भी करेक्ट नहीं किया। तो यही चीज़ गिवन है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं इसको यहीं पर एंड अप करती हूँ। बाकी के 2 जो हमारे कॉज मैंने बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, सोडियम वाटर रिटेंशन, मैं पार्ट 3 में डालूंगी तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद हो और अगर आपको इजीली समझ आया हो मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा।